जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 21 में। आज दोस्तों 21वां लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फॉर सिविल सर्विस यूपीएससी एग्जाम 2027 के लिए। दोस्तों ये सिविल सर्विस एग्जाम के लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये वाकई में यूपीएससी के लेवल को टच करते हैं। मेरा किसी प्रकार से फुहड़पंथी छपरीपंथी यूट्यूब पे करने का उद्देश्य नहीं होता है। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनके लिए लेक्चर बने हुए हैं। बाकी जो 12th पास हैं जिनको 5 मिनट में ज्योग्राफी समझनी है तो वहीं पर चले जाओ, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा, ये ज़िंदगी में याद कर लेना। वो 5-10 मिनट से तुम्हें फुकरापंती करने में मज़ा तो बहुत आती होगी लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करें। दोस्तों 21 लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप पिछले बाकी लेक्चर जो है समझ देख के आए होगे। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को मत देखना, ठीक है। चलिए दोस्तों आज हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल दोस्तों अगर हम बात किया जाए तो हमारी दुनिया में जो है पानी का पूरी तरीके से जो है एकदम साइकिल पूरा चक्र जो है बना हुआ है। जैसे सबसे पहले जो है पानी तालाब में इकट्ठा होता है, ठीक है। पानी तालाब में इकट्ठा हुआ, कोई वाटर बॉडी में इकट्ठा हुआ तो इवेपोरेशन होकर के यानी कि धीरे धीरे वेपराइजेशन होकर के, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में फ़र्क मैं ऑलरेडी बहुत पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो जो वाटर बॉडी से पानी है जब धूप पड़ती है, जब जो है इंसोलेशन सूर्य की पड़ती है, सन की पड़ती है, तो वाटर जो है धीरे धीरे ऊपर उठ करके वेपराइज हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। फिर क्या होता है, ऊपर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद जो है उसके बाद जो है वही पानी धरती पे बरसता है, ठीक है। अब हम उसी के बारे में जो है वाटर साइकिल के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि पूरा जो है चक्र चलता रहता है, यानी कि पानी जो है ऊपर उठता है, बरसता है, फिर उठता है, फिर बरसता है। जब भी जो है भयंकर गर्मी पड़ रही हो, ठीक है, जैसे मान लो भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही हो, तो एक बार जैसे मान लीजिए गर्मी भीषण पड़ रही थी, ठीक है, अभी की बात कर लीजिए। तो एक व्यक्ति से मैंने कहा जो है पानी बरसने वाला है, तो उसने कहा यार बीच में पानी में कहाँ बरस जाएगा, अभी कौन सा बरसात आ गई। मैंने कहा नहीं बरसेगा। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि जब भीषण गर्मी हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि वेपराइजेशन भी उतनी तेज़ी से चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पानी बरस सकता है, भले जो है मौसम हो चाहे ना हो, और वही हुआ भी, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात होती है, ज़रूरी नहीं कि हर बार मौसम ही चाहिए हो, कई बार लोकलाइज एरिया में बरस सकता है पानी अगर भीषण गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो जैसे अभी 2026 चल रही है, ठीक है, 2026 जो है अभी मानसून नहीं आया हुआ है। आज कितनी तारीख हो गई है, आज हो गई है मैं तारीख भी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आज 4 जुलाई हो गई है और मानसून शायद जो है वही 10 जुलाई तरफ उत्तर प्रदेश तरफ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार एल नीनो है। एल नीनो क्या होता है मैंने नरसों परसों पढ़ाया था। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट। दोस्तों कंटिन्यू जो है वाटर जो है वो एक्सचेंज होता रहता है, एटमॉस्फेयर से ओशियन में, ओशियन से कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट से ओशियन में, ओशियन से एटमॉस्फेयर में। किन प्रोसेस के द्वारा? तो दोस्तों 3-4 प्रोसेस होते हैं। जैसे पहला होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पर जाए हुए 100 डिग्री सेल्सियस पर जाए बगैर, टेम्परेचर जाए बगैर पानी का जो है हवा में बदल जाना, यानी कि वाटर का जो है वेपराइज हो जाना, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। जो ऑटोमेटिक होता है, जैसे कपड़े आपके सूख जाते हैं, ये इवेपोरेशन है, ठीक है। फिर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है दोस्तों? प्लांट से जो है जो पानी इवेपोरेट होता है, जैसे प्लांट में नहीं कहीं सारा पानी लगा होता है, प्लांट के अंदर पानी होता है, तो वो दोस्तों इवेपोरेट होकर जब आसमान में जाता है तो उसको भी हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। संघनन एक प्रक्रिया होती है कंडेंसेशन, जिसमें क्या होता है कि जो आपका वेपर है, ठीक है, जो वेपर है वो वाटर वेपर में बदल जाता है, मतलब हवा जो है वो पानी में बदल जाती है। जैसे अब मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक गिलास लीजिए, उस गिलास में ठंडा पानी भरिए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, आप देखोगे थोड़ी समय के बाद जो है उस गिलास के आसपास जो है क्या आ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक सेकंड। जैसे दोस्तों आप इस ठंडे पानी की बोतल को देखिए, इसके आसपास देखिए पानी की बूंदें चिपकी हुई हैं, ठीक है। तो ये पानी कहाँ से आया? क्या ये अंदर का पानी भरा गया है? इसका जवाब है नहीं। तो ये पानी पता कहाँ से आया है? ये पानी दोस्तों आया हुआ है कंडेंसेशन से। होता क्या है कि आसमान में जो मौजूद हवा होती है वही इसके साथ चिपक जाती है और वाटर बना लेती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके, ठीक है। तो ये पानी को अगर आप चाट के देखोगे तो इस पानी में जो है कोल्ड ड्रिंक नहीं आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये पानी अंदर से बाहर आया ही नहीं है, ये बाहर का पानी उसमें चिपक गया करके है, ठीक है। तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है दोस्तों? 5 मिलीमीटर से जो ड्रॉप का साइज होता है उसको जो है हम प्रेसिपिटेशन, मतलब आप इससे समझ लीजिए कि पानी बरसना जो है उसको हम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की भी कई सारी जो है फॉर्म होती हैं, ठीक है, उस पर हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिराइव्ड फ्रॉम वाटर बॉडी। दोस्तों जो मॉइस्चर आपको पता है कि हमारी जो वाटर बॉडी होती हैं, ठीक है, उनमें जो उनसे जो वाटर बॉडी से ही जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जो है पहुँचता है, ठीक है। मॉइस्चर मतलब नमी जो पहुँचती है थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से जो है मॉइस्चर हमारी एटमॉस्फेयर में पहुँचता है और प्लांट से जो है
ट्रांसपिरेशन के जरिए जो है पहुंचता है। ट्रांसपिरेशन मैं ऑलरेडी आपको प्लांट से बता चुका हूँ। एवापोरेटेड वाटर अंडरगोज कंडेंसेशन एंड फॉर्म्स क्लाउड। जो एवापोरेटेड वाटर होता है वो कंडेंसेशन करता है यानी कि आसमान में, और वो जो है जो एयर के रूप में जो था इवेपोरेशन हुआ, ठीक है, तो वो किस में पहुंच जाता है, वेपराइजेशन जो हुआ पानी था वो जो है वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाता है और फिर अल्टीमेटली क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उसको बरसते हैं। वैन सेचुरेशन इज रीच्ड, सवाल ये है कि पानी बादल बरसता कब है, तो दोस्तों बादल तब बरसता है जब उसका मैक्सिमम कंटेंट हो चुका होता है, मतलब सैचुरेटेड हो चुका होता है, मतलब उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो पूरा फिल हो चुका है, अब जो है पानी बरसेगा, ठीक है। तो उसको समय लगता है। जैसे कई बार जो है अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी कह दीजिए, ठीक है, तो अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसमें क्या होता है कि आप जो बादल है, बादल मान लीजिए अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है, ठीक है, अभी परिपक्व नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि हम कुछ ऐसे केमिकल एलिमेंट आते हैं, उनको अगर हम वाटर के ऊपर डाल देंगे तो पानी तुरंत बरस जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि वाटर में पानी जो है पानी बादलों में होना चाहिए। तो हम वर्षा जो है अपने मन मुताबिक भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल मैच है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, तो जो है मैं आपको बता दूं, तो मान लो कल पानी बरसने की संभावना है, तो हम पता क्या करेंगे, हम स्टेडियम के जितने आसपास इलाके होंगे वहाँ पे आज हम केमिकल डाल करके पानी बरसा देंगे, तो पानी बचेगा नहीं आसमान में, तो कल पानी बरसेगा नहीं। तो दोस्तों एक अच्छा तरीका है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ के नुकसान और फायदे होते रहते हैं। सिंस द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एंटायर सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दोस्तों लेकिन ये है कि मॉइस्चर एंटायर सिस्टम में कांस्टेंट रहता है, मतलब ऐसा तो है नहीं मॉइस्चर कहीं भाग गया, जो ज़मीन पे था वो कभी आसमान में गया कभी नीचे गया, तो कांस्टेंट ही तो है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में जो वजन है, धरती का वजन जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो इसको कहना बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि डेली लोग मरते हैं, डेली लोग जन्म लेते हैं, डेली मरते हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप ज्योग्राफिकल टर्म में देखोगे तो जो चट्टानें थी वो चट्टानें आज भी हैं, मतलब अनंत से जो था वो आज भी है और आगे भी रहेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि धरती पे डेली मास नया जुड़ रहा हो, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से आकर के जुड़ रहा हो। तो ये बड़ा कहना विचित्र बात है। बस जो धरती का मास गड़बड़ा रहा है वो किससे गड़बड़ा रहा है, जो वजन गड़बड़ा रहा है किससे, वो दोस्तों इंसानों से गड़बड़ा रहा है, क्योंकि इंसान भी तो पैदा होता है ना, मरता है पैदा होता है, तो उसका हो सकता है। बाकी तो धरती पे सब सेम ही है, डेली ऐसा तो होता नहीं कि कुछ बदल रहा है। मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कथा, ठीक है, धरती वाली जो कथा बता रहा हूँ वो मन गलत कथा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेसिस टाइप की। बाकी ये मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंटायर इकोसिस्टम में होता है वो सेम ही रहता है, धरती पे हो चाहे बादल में जाए। अब बैलेंस इज रिक्वायर्ड बिटवीन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन्स द बैलेंस। तो ये हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होता है ये मेंटेन करता रहता है बैलेंस को। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में अगर हम बात किया जाए तो वाटर वेपर जो है एयर में वेरी करता है 0 से 4% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वाटर वेपर जो है वो कितना जो है वेरी करता है 0 से लेकर 4% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो वॉल्यूम है उसका 2 से 4%, उसका 0 से 4% जो है क्या है वाटर वेपर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज मेजर्ड बाई इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों वाटर वेपर का क्या अमाउंट है उसको जो है कैसे मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। तो वाटर वेपर को जो है अब देखा होगा यार, इतनी बताने की जरूरत थोड़ी ना, वाटर वेपर तुम्हें बताना पड़ा है, ठीक है। तो वाटर वेपर को इसे मेजर किया जाता है, तो दोस्तों वाटर वेपर है, ठीक है, ये सब वाटर वेपर है। झूम झूम की बरसा। सिग्निफिकेंस क्या होती है एटमॉस्फेयर मॉइस्चर की, यानी कि उसकी सार्थकता क्या होती है, मॉइस्चर का काम क्या होता है। वाटर वेपर एब्जॉर्ब रेडिएशन, वाटर वेपर दोस्तों क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो। इसलिए ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर अर्थ के हीट बजट में। मैंने आपको जब हीट बजट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। दोस्तों डिस्क्लेमर यहाँ पे ऑन है, आप इस लेक्चर को देखने से पहले मेरे सारे लेक्चर एक भी मिनट स्किप किए बगैर ना देखें, क्योंकि यहाँ पे कोई बकवास नहीं होती ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, स्किप करके मत देखें, वरना तुम अपनी ज़िंदगी को स्किप कर दोगे 10 पॉइंट आगे। तो वाटर वेपर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इनकमिंग और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि जो सूरज से आ रही हैं और धरती से जो वापस जा रही हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ लेटेंट एनर्जी स्टोर्ड अप इन द एटमॉस्फेयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टॉर्म एंड साइक्लोन। वाटर वेपर ही दोस्तों डिसाइड करते हैं कि क्या डिसाइड करते हैं, तो वाटर वेपर ही दोस्तों डिसाइड करते हैं क्या। अब यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को वो बात पता नहीं होती है और बहुत ही बड़ी बात है। क्या बात है दोस्तों, क्या होता है कि अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, ये डिसाइड करता है क्या, क्वांटिटी ऑफ लेटेंट हीट
स्टोर्ड इन द एटमॉस्फेयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टॉर्म एंड साइक्लोन। दोस्तों वाटर वेपर से ही डिसाइड होता है कि स्टॉर्म और साइक्लोन जो है कैसे बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे सर, कैसे मतलब डिसाइड हो जाता है? डिसाइड ऐसे हो जाता है कि वाटर वेपर जो होता है, क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है, तो मैंने क्या बताया कि जब ये वाटर वेपर ऊपर उठता है, मैं एक सेकंड पेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, तो जब ये वाटर वेपर ऊपर उठता है, ठीक है, जैसे मान लो मैं दिखाता, यहाँ मान लो वाटर बॉडी थी, ये मान लो वाटर बॉडी थी, इससे जो है वाटर वेपर क्या उठा, ऊपर उठा। जब ऊपर उठा तो मैं एक बात बताऊँ, ये वाटर वेपर जो ऊपर उठा है ये ठंडा होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। जब ये ठंडा होगा तो इसके अंदर से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अरे यार पहले बात समझो हमारी, जो ये वाटर बॉडी नीचे थी इससे वेपराइजेशन हुआ। ठीक है, ऊपर ऊपर ये जो है इवेपोरेट होकर के पानी पहुंच गया। अब जब ये जो है इसमें लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जब निकलेगी, जब इसमें ठंडा होगा तो इससे हीट भी तो निकलेगी जो नीचे से लेकर आया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जब वो हीट निकलेगी बेटा, जब वो हीट निकलेगी तो मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे लो प्रेशर नहीं डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर नहीं डेवलप हो जाएगा। और जब यहाँ पे हीट निकलेगी, जब ये लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पे साइक्लोन एक्लोन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, समझ रहे हो? तो हीट का सीधा संपर्क होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो दोस्तों मैं बताता हूँ हीट का काम क्या होता है। दोस्तों एक चीज़ से आप अवगत शायद नहीं होगे, जिसको हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर, आज ये शब्द नोट कर लो अपनी खोपड़ी में, क्योंकि कई लोगों को जो है इसके बारे में अंदाज़ा ही नहीं होता कि वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, आप इसको बहुत ध्यान से समझें। इस तो ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। और ये क्या हो गया, वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ये ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। होता है दोस्तों क्या है कि हम सब जितना भी जो है टेम्परेचर डेली मेजर करते हो, वो टेम्परेचर असली होता ही नहीं है। असली कैसे नहीं होता सर? दरअसल होता ये है कि आज जो भी आपके टेम्परेचर देखने को मिल रहा हो, जैसे मान लीजिए जो भी टेम्परेचर मिल रहा हो, दोस्तों एक वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, उसका सीधा संबंध इवेपोरेशन से होता है। जब हमारी हवा में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, इवेपोरेशन उतना नहीं हो पा रहा है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तब पता क्या होता है, तब दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है पसीने को इवेपोरेट करना बंद कर देती है। और फिर क्या होता है, तो हमें बहुत तेज़ी से जो है हमारा मतलब पसीना आएगा, लेकिन वो बेचारा इवेपोरेट नहीं होगा। अच्छा अभी कैसे इवेपोरेट हो जाता है? अभी इसलिए इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो बढ़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी जो है ड्राई हवा है, सूखी हवा है। जब हवा दोस्तों गीली हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। देखो होता क्या दोस्तों, पसीना हमारा कैसे सूखता है, जैसे हवा आती है पसीना सुखा देती है तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है कि पसीना सूख गया। इवेपोरेशन की दोस्तों यही बात है कि इवेपोरेशन से हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ठंडा ठंडा फील होता है। लेकिन जब दोस्तों इतना मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा हमारी हवा में, तब दोस्तों हमारा पसीना शरीर का नहीं सूखेगा और फिर जो मौतें होंगी वो बहुत तेज़ी से होंगी। बस इसीलिए तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कहता हूँ कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण जो आप क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये बहुत डेंजरस है। ये हाइग्रोमीटर है वही जिससे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ कर देखिए कि वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो दोस्तों बहुत डेंजरस होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी रीच्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर अंडर करंट एम्बिएंट कंडीशन। इट कंबाइंस ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर टू बेटर रिफ्लेक्ट स्ट्रेस। आप सिंपल से डेफिनेशन समझ लीजिए, वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी रीच्ड बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग। यानी कि जो है इवेपोरेटिंग कूलिंग से जो है जो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, ठीक है, उसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कितना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है मैंने जेमिनाई से जो है इसको पीपीटी बना दी है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर क्या होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर नापता है। ठीक है, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई कपड़ा नहीं लगा होता है। ठीक है, कपड़ा मतलब गीला। ठीक है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इसके बल्ब नीचे वाले हिस्से पर एक गीला कपड़ा मसलिन क्लॉथ लपेटा होता है। और दोस्तों वेट बल्ब टेम्परेचर ही ये डिटरमाइन करेगा कि आप कब मरोगे। ठीक है, तो साइंस क्या है इवेपोरेशन कूलिंग की दोस्तों, ये है कि ड्राई जो एयर होती है, जो सूखी हवा होती है, ये जो है इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत जल्दी से होता है, आपका शरीर जल्दी कूल होता है। ठीक है, लेकिन जब ह्यूमिड एयर जितनी होती चली जाएगी, हाई ह्यूमिडिटी, तो हवा में जो है मॉइस्चर फुल है तो इवेपोरेशन बहुत स्लो हो जाएगा। और जब इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा तो सोचिए कि आपका शरीर जो है, आपकी मैं बताऊं आपकी शरीर का टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। स्किन का जो टेम्परेचर आपकी होता है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अगर 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब पता क्या है कि आपकी जो स्किन है
आपकी जो स्किन है वो फुल कैपेसिटी से काम कर रही है, यानी कि जितना जो है आपको इवेपोरेशन चाहिए, ठीक है, उतना पूरा पूरा जो है इवेपोरेशन फटाफट कर रही है 35 डिग्री सेल्सियस पे। ये दोस्तों मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। और इसके बाद अगर एक भी डिग्री बढ़ा वेट बल्ब टेम्परेचर 36 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो दोस्तों पता क्या होगा आपकी मौत हो जाएगी। समझ रहे हो, इतना खतरनाक होता है वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो एक साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी है, वो दोस्तों जो है इसको बहुत ही अहमियत देती है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा अल्टीमेटली जब मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों हमारी डेथ हो सकती है, क्योंकि फिर स्किन हमारी उतना जल्दी से इवेपोरेशन नहीं कर पाएगी। इसलिए फर्जी जो इवेपोरेशन टेम्परेचर आप देखते हो, ठीक है, जो आप वो सब फर्जी होता है, असली वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, ठीक है, उससे मौत हमारी जुड़ी होती है। समझ गए। इवेपोरेशन दोस्तों क्या होता है, द ओशियन कवरिंग 71% ऑफ अर्थ सरफेस होल्ड 97% ऑफ ऑल अर्थ वाटर रिजर्व। दोस्तों ओशियन जो है वो 71% अर्थ का जो है अर्थ का सरफेस होल्ड करता है और 97% जो है ऑल अर्थ वाटर रिजर्व। दोस्तों दुनिया का जितना भी देखो, सबसे पहले एक बात समझो, 71% तो ओशियन का है, अर्थ का कितना हुआ 71%, यानी कि अर्थ का जितना भी हिस्सा है उसका 71%। अब फिर उस 71% में 97% अर्थ के वाटर रिजर्व हैं। बात समझो, 71% में 97% है, ठीक है। हाँ, evapotranspiration may be taken as the starting point in the hydrological cycle. The ocean contribute 84% of annual total and continent 16%. दोस्तों जो evapotranspiration होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस टर्म का मतलब। evapotranspiration का मतलब क्या होता है, evapotranspiration जो है एक प्रोसेस है जिसमें एक कंबाइंड प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि वाटर जो है मूव्स फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन एंड प्लांट ट्रांसपिरेशन। दोस्तों अर्थ की सरफेस से वाटर जो है इवेपोरेशन या प्लांट से जो है वो ट्रांसपिरेशन होकर के जो है अर्थ की एटमॉस्फेयर में जो है पहुंचता है, ठीक है, तो इसको हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये दोस्तों इसमें जो रोल होता है ओशियन का रोल होता है 84% और जो कॉन्टिनेंट का रोल होता है 16% इवेपोरेशन में, ठीक है, इवेपोट्रांसपिरेशन में। इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब दो कंपोनेंट, पहला तो एक तो इवेपोरेशन सीधा सीधा हो गया, दूसरा जो है ट्रांसपिरेशन जो पेड़ों से होता है, पेड़ों का पानी उड़ता है। हाईएस्ट एनुअल इवेपोरेशन अकर इन सब ट्रॉपिक ऑफ द वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, हाईएस्ट जो है एनुअल इवेपोरेशन कहाँ पे होता है, वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक में एंड नॉर्थ पैसिफिक में, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड कुरिसिनो करंट। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम और कुरिसिनो करंट जो है एक प्रकार से ये जो करंट होते हैं, ठीक है, इन्हीं के कारण बस जो है जब ओशियन करंट बढ़ाएंगे तब बड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ पे वार्म करंट होते हैं, कूल करंट होते हैं। तो ये दोस्तों जो करंट होते हैं ना, यही जो है यहाँ पे प्रक्रिया को तेजी कर देते हैं इवेपोरेशन वाली। ये दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम और जो ये कुरिसिनो करंट है ना, गर्म करंट होते हैं, वार्म करंट, तो ये जो है इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से कर देते हैं। इसलिए जो वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक में जो एवेपोरेशन होता है बहुत तेजी से होता है गल्फ स्ट्रीम और कुरिसिनो करंट के कारण। और ट्रेड विंड जोन तो आई साउथर्न ओशियन का। द लैंड मैक्सिमम अकर इन इक्वेटोरियल रीजन बिकॉज ऑफ हाई इंसुलेशन एंड लुक्सरिएंट। दोस्तों मैक्सिमम जो लैंड होती है ना वो कहाँ पे होती है, वो होती है इक्वेटोरियल रीजन में, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी अक्सर उड़ता ही रहता है ऊपर ही इंसुलेशन के कारण बस, इसलिए मैक्सिमम लैंड आपको कहाँ मिलेगी, इक्वेटोरियल रीजन में। ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ो। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर का जो है प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसको हम एक्चुअल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इज़ द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम। दोस्तों वेट भी होता है एक वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर के रूप में दर्शाया जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है चूँकि वो एब्सोल्यूट है तो वो हर प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करती है। एबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड इंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर।
यानी कि एयर की जो है होल्ड करने की वाटर वेपर कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। वार्म एयर जो है ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, कोल्ड एयर उतना मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है। आप कहोगे सर लॉजिक आजिक दे दिया करो। बेटा लॉजिक हम पिछले सालों से लॉजिक ही बता रहे हैं तुम्हें, तुम लेक्चर स्किप करके आओगे तो तुम्हें याद कहाँ से रहेगा। 50 बार बता चुके हैं। वाटर वेपर जो है उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो उसमें ज़्यादा कंटेंट आ जाएगा, कूल वाले जो होते हैं वो पास पास होते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी देख लीजिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो ये बताती है कि उसमें हवा में कितना मॉइस्चर हो सकता था मैक्सिमम और कितना भी है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और याद रखिएगा जब भी ह्यूमिडिटी की बात होती है तो एक टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो ह्यूमिडिटी भी चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर हमेशा जो है उसके साथ ऐड किया जाता है डेफिनेशन में, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ गए कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, और ह्यूमिडिटी का सैचुरेशन पॉइंट क्या है कि कितना जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है होल्ड किया जा सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे मान लो 100% कैपेसिटी है और मान लो उसमें 45% अभी वाटर वेपर है, तो क्या हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी 45%। विद द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर मॉइस्चर जो भी है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ग्रेटर होती है ओशियन पे और लीस्ट होती है कॉन्टिनेंट पे। और याद रखिएगा मैंने क्या बोला, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर होती है कहाँ पे, ओशियन पे। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है वो ग्रेटर होती है कहाँ पे, ओशियन पे, बिकॉज ऑफ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इवेपोरेशन। समझ रहे हो क्यों जो है वहाँ पे होती है ओशियन पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर अवेलेबल होता है बेटा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिटरमाइन करती है अमाउंट एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड इस इज इंपॉर्टेंट टू क्लाइमेट फैक्टर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करती है, डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है क्या, अमाउंट एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये बताती है कि कितना रेट ऑफ इवेपोरेशन है और कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी से नापते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्लाइमेट फैक्टर में। एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। अगर एयर में जो है फुल मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको कह देंगे कि सैचुरेटेड है, और इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है मॉइस्चर को, याद रखिएगा जब सैचुरेटेड हो जाती है। इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ऐसे जो सैचुरेटेड एयर होते हैं उसकी कितनी होती है, 100% होगी। इफ़ द एयर हैज़ द हाफ ऑफ द मॉइस्चर तो उसको 50% कहेंगे कि वो जो है अनसैचुरेटेड है अभी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है दो तरीके से चेंज की जा सकती है, बाय एडिंग मॉइस्चर थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है, यानी कि उसके में एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ा दें, मॉइस्चराइजेशन और कर दें और ऐड कर दें उसमें, तो ऐसे भी हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ा सकते हैं। या फिर जो है टेम्परेचर को हम चेंज कर दें। अगर जो है हम डिक्रीज कर देंगे टेम्परेचर हम अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो उसकी जो है मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, इंक्रीज कर देंगे तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर से पूरा प्रभाव पड़ता है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप समझ गए, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दर्शाई जाती है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना जो है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो ये दर्शाती है कि कितनी उसकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है और कितना अभी होल्ड किए हुए, तो इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताते हैं। जैसे 40% लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 100 कैपेसिटी थी और उसमें से 40 अभी इसके पास है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई। अब दोस्तों बात करते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। दोस्तों जब एयर जो है कंटेन करती है मॉइस्चर को अपनी फुल कैपेसिटी में एक गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। इट मीन्स दैट द एयर एट द गिवन टेम्परेचर इज इनकैपेबल होल्डिंग एनी एडिशनल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। दोस्तों जब कोई भी जो है सैचुरेटेड एयर होगी तो मैं बताता हूँ उसमें कोई और चीज़ ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते हो, और थोड़ी ना ऐड कर पाओगे। जब सैचुरेटेड कोई एयर है, जब उसमें फुल कैपेसिटी से मॉइस्चर को होल्ड कर रही है, तो उसमें और क्या ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। द टेम्परेचर एट विच सैचुरेटेड अकर्स इन गिवन सैंपल ऑफ एयर इज नोन एट ड्यू पॉइंट। यानी कि टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे जो है सैचुरेशन अकर होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे सैचुरेशन हो गया है कि अब भैया फुल हो गया पेट हमारा, उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट जो है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर कितनी होगी, 100% होगी, क्योंकि ये 100 पर ही होता है ड्यू पॉइंट, ठीक है। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इट इज एक्सप्रेस्ड, पानी पी लें यार।
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मैंने क्या आपको बताया? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब होता है ये वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर में दिखाता है। यानी कि वाटर वेपर का वेट कितना है पर यूनिट वेट ऑफ एयर, यानी कि एक एयर का जो वेट है उसमें कितना वाटर वेपर का वेट प्रेजेंट है, यानी कि वेट वर्सेस वेट है, यानी कि वेट ऑफ वाटर प्रति यूनिट पर यूनिट वेट ऑफ एयर, यानी कि एक निश्चित वेट ऑफ एयर में कितना वेट ऑफ वाटर वेपर मौजूद है, इसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। सिंस इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वेट, यूजुअली ग्राम पर किलोग्राम में ही नापा जाएगा वेट जो है। द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज से नहीं बदलती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आप कहोगे सर क्यों नहीं बदलती है? तो देखो सबसे पहले तो जो है हम टेक्निकल तरीके से बात कर लो। अगर तुम्हें जरा सा भी ज्ञान है तो इसमें देखो क्या कह रहा है, हम तुम्हें हिंदी में समझाते हैं। देखो इसमें क्या बोला, सबसे पहले इसने वेट बोला वाटर वेपर का, फिर इसने वेट बोला काहे का, फिर इसने वेट बोला एयर का। पहले इसने वाटर वेपर का वेट बोला, फिर इसने एयर का वेट बोला। अब पहले मैं बताओ, अगर इसने वाटर वेपर का वेट बोला है तो वो किस में नापा जाएगा? वाटर वेपर का वेट तो वो किस में नापा जाएगा? वेट किस में नापा जाता है? न्यूटन में नापा जाता है। ठीक है, अभी नीचे वाला क्या था? नीचे वाला क्या था? वेट ऑफ एयर। एयर का वेट किस में नापा जाएगा? न्यूटन में नापा जाएगा। तो बेटा न्यूटन से न्यूटन कट गया, बचा क्या? कुछ हुआ बचा? तो कोई यूनिट ही नहीं बची। तो यानी कि जो है इस पर किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो है स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी होती है वो टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज करने से नहीं बदलती है। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है वो टेम्परेचर में प्रेशर या चेंज करने से नहीं बदलती है। ठीक है, वो किसी प्रकार से प्रेशर या टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर वेरिएबल वेयर एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज कांस्टेंट। दोस्तों ये बात विशेष ध्यान रखिएगा कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट है और एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेरिएबल होती हैं जो टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव में बदलती हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को एक बार अगर हम आपको समझाएं तो ये दोस्तों ये बताता है कि एक निश्चित पर्टिकुलर जो वेट है एयर का उसमें कितना जो है वाटर वेपर मौजूद है, मॉइस्चर कंटेंट मौजूद है। तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताती है। ठीक है, याद रखिएगा वेट के टर्म्स में ये बात कर रही है, वेट के टर्म्स में कि वेट कितना है, वजन कितना है। एक निश्चित वजन की एयर में एक निश्चित वाटर वेपर का वजन कितना है, वेट कितना है, भार कितना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस पे। ये दोस्तों होगी ह्यूमिडिटी। अगला चैप्टर हमारा है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन पे आ जाओ। अब हम कंडेंसेशन की ओर जा रहे हैं। तो कंडेंसेशन दोस्तों आपको पता है कि क्या होता है। इवेपोरेशन तो आप समझिएगा, लिक्विड से गैस में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। दोस्तों इतने सारे फैक्टर हैं जो वाटर इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर वाटर अवेलेबल ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भी डिटरमाइन करती है कि इवेपोरेशन कितना होगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100 से नीचे है तो इवेपोरेशन अभी होगा, और 100 पे पहुंच गई तो इवेपोरेशन नहीं होगा। एरिया भी जो है इवेपोरेशन का जो है काफ़ी डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा। अरे सीधा समझ लो यार, जब तुम खाना खाते हो तो उसमें जब कुछ भी खाते हो चावल वावल तो उसको तुम आसपास फैला लेते हो ना, तब खाते हो ना। क्यों फैला लेते हो? क्योंकि इवेपोरेशन हो जाए, मतलब जल्दी से जो है ठंडी हो जाए जो भी चीज़ है। या पानी आप ज़्यादा सरफेस फैला तो जल्दी सूख जाएगा। विंड स्पीड भी डिटरमाइन करती है। अगर हाई विंड स्पीड जो है वो रिमूव कर देती है सैचुरेटेड एयर को फ्रॉम द इवेपोरेटिंग सरफेस एंड रिप्लेस इट विद ड्राई एयर विच फेवर्स मोर इवेपोरेशन। यानी कि विंड की जो स्पीड होती है ना वो इवेपोरेशन को फेवर करती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो सैचुरेटेड जो आपकी एयर थी वो तो उड़ जाती है, तो उसमें जो है खालीपन हो जाता है, तो वो और सैचुरेशन करती है, इवेपोरेशन करती है। ठीक है, तो सैचुरेटेड एयर भी जो है वो डिटरमाइन करती है इवेपोरेशन को, ये बात याद रखिएगा। नहीं, विंड स्पीड जो है वो इवेपोरेशन को बढ़ा देती है। ठीक है, एयर प्रेशर भी, इवेपोरेशन इज आल्सो अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट ऑन द एटमॉस्फेरिक सरफेस। लोअर प्रेशर ओवर ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड रिजल्ट इन अ हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर लो प्रेशर होगा, ठीक है, किसी ओपन सरफेस है लिक्विड की, जब लो इवेपोरेशन होगा तो हमें बताता हूँ क्या होगा, तो वहाँ पे जो है इवेपोरेशन हाई होगा। लो सरफेस पे इवेपोरेशन
हाई होता है, लो प्रेशर पे इवेपोरेशन हाई होता है। और लो प्रेशर पे इवेपोरेशन क्यों हाई होता है, कमेंट करके बताओ, ये आपका सवाल है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको पास्ट में पढ़ाया हुआ है, लो इवेपोरेशन से जो है क्यों इवेपोरेशन हो, लो प्रेशर से इवेपोरेशन क्यों होगा हायर रेट पे। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सैलिनिटी ऑफ वाटर के, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि इवेपोरेशन अगर आपको ज़्यादा करना है तो आपको सैलिनिटी जो वाटर की है वो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। इवेपोरेशन का उल्टा ताल्लुक होता है सैलिनिटी ऑफ वाटर से, सैलिनिटी ऑफ वाटर अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर ओवर फ्रेश वाटर देन ओवर साल्ट वाटर। दोस्तों जो फ्रेश वाटर का जो इवेपोरेशन होता है, ठीक है, वो तेज़ी से होता है, साल्ट वाटर का कम होता है। क्यों कम होता है, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन वाटर वेपर प्रेशर एट द वाटर सरफेस ड्यू टू सैलिनिटी। क्योंकि जो है खैर तुम लोग तो बताओगे नहीं, तो चलो मैं ये बता देता हूँ कि देखो जब लो प्रेशर होता है सरफेस पे धरती के जहाँ पे वाटर बॉडी है वहाँ पे जब लो प्रेशर होगा तो होता क्या है कि वहाँ पे जो है जो पार्टिकल हैं वाटर के उनको जो है कोई रेजिस्टेंस नहीं फेस करना पड़ता है। जब दोस्तों ऊपर से हाई प्रेशर होता है तो पानी नीचे दब के रहता है तो उठ ही नहीं पाता ऊपर है। जब लो प्रेशर होता है तो उसको एक छूट मिल जाती है, एक डिस्काउंट मिल जाता है और उसको जो है वो ओपनली जो है हवा में बहुत आसानी से उड़ सकता है। इसलिए लो प्रेशर पर हमेशा हायर इवेपोरेशन होता है। दूसरा आपको मैंने कारण बताया था सैलिनिटी। सैलिनिटी दोस्तों क्या होती है कि नमक जब पानी में ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो इवेपोरेशन ऑलरेडी कम हो जाएगा। समझ रहे हो, जब एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, है ना, तो पानी भी उसमें आ गया, पानी कह रहा है हमारे साथ चलो, वो कह रहा है हमारे साथ चलो, तो फिर वही कहानी हो जाती है, इधर चला मैं उधर चला, इस चक्कर में जो है इवेपोरेशन रुक जाता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, सैलिनिटी में कम होता है। दोस्तों इवेपोरेशन जो होता है वो प्लांट ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, लैंड उतनी तेज़ी से नहीं कर पाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो वाटर वेपर का है, वाटर वेपर का ट्रांसफॉर्मेशन वाटर में क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। यानी कि वाटर वेपर का वाटर में बदल जाना कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन जो है जब भी होता है तो दोस्तों लूज ऑफ हीट होता है, लॉस ऑफ हीट होता है। जब भी कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है, एक हीट रिलीज होती है, उस हीट का नाम क्या दे देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कह देते हैं। तो आप पहले एक बात समझिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको मैं दो टर्म बताना चाहूँगा। पहला समझिए लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वो क्या होती है। दोस्तों होता क्या है कि जब वाटर बॉडी कोई होती है, ठीक है, जब कोई वाटर बॉडी होती है तो इससे जब ऊपर ये वाटर उठता है इवेपोरेट होकर के, ठीक है, तो ये बादल बना लेता है और ये बादल में पानी ऐसे इकट्ठा होता रहता है। तो जब ये ठंडा होता है, ठंडा होगा तो यानी कि ये बादल में बदलेगा, पानी बदलेगा। जब ये ठंडा होता है तो इससे निकलती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि वाटर वेपर बदल रहा है वाटर में और उससे हमें क्या निकल रही है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। दोस्तों नीचे जब पानी था तब वो थोड़ा सा गर्म होगा, जब ऊपर पहुंच गया होगा तो ठंडा होगा ना। जब ठंडा होगा तो वाटर वेपर वाटर में बदल जाएगा और उससे क्या निकलेगी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये तो आप समझ गए कि सर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है कि वाटर वेपर जब वाटर में बदलता है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं, ऊपर ठंडा पानी होता है, ठीक है सर, समझ गए। आगे बताओ, एक टर्म और आपके सामने है, अगर ध्यान से आप देखोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या चीज़ होती है, तो दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी लगे, हाँ तो समझ ही लो। ये दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लो आप पानी लो, पानी को जो है आप क्या करो, गर्म करना स्टार्ट करो। यहाँ पे आग लगा दी नीचे और इसको गर्म करना स्टार्ट करो, तो आप देखोगे पानी बहुत समय तक वेपराइज होना स्टार्ट नहीं होता है। मतलब मान लीजिए 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, पानी वेपराइज ही नहीं हो रहा है, और जैसे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तो पानी जो है वो धीरे धीरे फिर क्या होगा, फिर धीरे से पानी जो है एकदम वहाँ से वेपराइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब मैं एक बात बताओ, ये जो इतने समय तक हमने जो हीट दी, ये हीट कहाँ चली गई, तो इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये समझ में आया। एक दोस्तों और होती है लेटेंट हीट, मैं आपको और बता देता हूँ। जब दोस्तों आप आइस आप लो, ठीक है, आइस आप लो और उसको जो है हीट करना स्टार्ट कर दो, आइस को आप हीट करना स्टार्ट कर दो,
तो दोस्तों आइस बहुत समय तक जो है एकदम नहीं पिघलती है, बहुत समय तक ऐसी आइस रखी रहेगी, बर्फ़ रखी रहेगी, और एकदम क्या होगा, एक टप से एक पानी की बूंद आइस से निकलेगी। यानी कि इतने समय तक जो हमने हीट इसको दी वो कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई भाई साहब? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ, अब हमें पता नहीं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट क्या कहेंगे उसको? देख लें शायद आ जाए इसमें। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है मुझे, ये मैं पहले दरअसल बच्चों को पढ़ाता था केमिस्ट्री की क्लास में, ठीक है, और मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ, मेरे लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ठीक है। फिजिक्स तो मेरा बहुत पसंद सब्जेक्ट है। हाँ दोस्तों, 800 लेक्चर ले चुका हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। उम्र अभी 22 वर्ष है। तो आप इमेजिन कर लीजिए, है कोई ऐसा जो करता हो ऐसा? नहीं, किसी बस की नहीं है किसी की। व्हेन मॉइस्ट एयर इज कूल्ड, जब मॉइस्ट एयर दोस्तों कूल हो जाती है, इट में रीच अ लेवल व्हेन इट्स कैपेसिटी होल्ड वाटर वेपर सीजेस। दोस्तों जब एयर जो है बहुत ज़्यादा कूल हो जाती है तो सीधी सी बात, वो सैचुरेटेड हो जाती है, तो वो जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी 100% हो जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब उसकी 100% हो जाएगी तो उसका ड्यू पॉइंट जो है रीच हो जाएगा। तो एक्सेस वाटर वेपर उसमें आप जो है डाल नहीं सकते हो, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे सब्लिमेशन एक वर्ड है। क्या सब्लिमेशन वर्ड है? सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का दोस्तों मतलब ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ जो है डायरेक्टली हो जाए, जैसे मान लीजिए जो है जो वाटर वेपर था वो सीधे किस में बदल गया? वाटर में बदल गया, वाटर में बदल गया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। ये तो आप सबको पता है, कंडेंस होकर के। इफ डायरेक्टली कंडेंसेशन होता है सॉलिड में, समझ रहे हो? अगर डायरेक्टली कंडेंसेशन किस में हो जाए? सॉलिड में, तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। आप पहले सब्लिमेशन का जो है एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों आपने कपूर सुना है? कपूर सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड टर्न हो जाता है डायरेक्टली गैस में। ये गैस डायरेक्टली टर्न हो जाए ऐसा नहीं कहोगे, सॉलिड जो है टर्न हो जाएगा डायरेक्टली गैस में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसको हिंदी में कहते हैं उर्ध्वपातन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि सब्लिमेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली टर्न हो जाता है गैस में, बिना लिक्विड बदले, सॉलिड से सीधे गैस, ठीक है। तो इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। और ये दोस्तों जब आप आपके जो एक दोस्तों एक आपने देखा होगा, अरे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कपूर जो है जब आप जलाओ ना, जिसको नौसादार आप कहते हो, अमोनियम क्लोराइड शायद, तो डायरेक्टली जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हवा में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एक और एग्जांपल इसका होगा, जैसे आपने बारात में देखा होगा कि एक धुआं जो है निकलता रहता है, जहाँ पे डीजे जो होता है, धुआं इसे निकलता रहता है, तो वो भी जो है उसी का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी आगे बात करते हैं। इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग। फ्री एयर में क्या होता है कि जो कंडेंसेशन होता है कूलिंग से होता है। वेरी स्मॉल पार्टिकल जो है हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बना लेते हैं। दोस्तों जहाँ पे कूलिंग कंडेंसेशन जहाँ पे होता है, ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, पॉलन हो गया, साल्ट हो गया, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी को अपने आसपास चिपका लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये पार्टिकल अगर तुम्हें आसमान में मिल गए तो ये अपने आसपास जो है हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बना लेते हैं, यानी कि पानी को अवशोषित करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, पोलन हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है। इसलिए नहीं, जब दिल्ली में कोहरा पड़ता है तो पॉल्यूशन के साथ साथ जो है फॉग जैसा बनता है, तो ये पानी को चिपका लेते हैं, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित होती है, ठीक है। ये ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर को। कंडेंसेशन आल्सो टेक्स प्लेस व्हेन द मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट। कंडेंसेशन तब भी होता है जब कोल्डर ऑब्जेक्ट जो है, कोल्डर सरफेस जो है देखने को मिलती है। मॉइस्ट एयर जब कोल्डर ऑब्जेक्ट के जो है संपर्क में आती है, जैसे मेरे पास बोतल थी, अभी मैंने आपको दिखाई थी, उसमें पानी चिपका है, वो क्या है? कोल्डर सरफेस है उसकी, तो चिपक गई आकर उसमें। कंडेंसेशन तब भी होता है, ये अमाउंट ऑफ कूलिंग पे भी डिपेंड करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको आप देख सकते हो कि इसने ये पूछा था कि कंडेंसेशन कब होता है। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिड्यूस टू द ड्यू पॉइंट विच इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर अगर जो है उसका ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाए, तो सीधी बात सैचुरेटेड 100% हो चुका है, तो अब क्या होगा? अब कंडेंसेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये चीज़ है, और याद रखिएगा ये एडियाबेटिकली प्रोसेस होना चाहिए इनसाइड, बाहर से कोई आदान प्रदान नहीं होना चाहिए।
देखो तुम्हें बहुत अच्छे सब कुछ समझ में आएगा अगर तुम हमारे बाकी लेक्चर पिछले देख के आए होगे। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुमने अपने आप से पूछो कि तुमने पिछले लेक्चर हमारे देखे हैं नहीं देखे हैं। आफ्टर कंडेंसेशन द वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो उससे कंडेंसेशन के बाद जो है वो इस प्रकार की कुछ फॉर्म ले लेता है वाटर वेपर। कैसी फॉर्म सर? या तो ड्यू बन जाएगा कंडेंसेशन के बाद, या तो फ्रॉस्ट बन जाएगा, फॉग बन जाएगा, क्लाउड बन जाएगा। कंडेंसेशन जो है तब होता है जब ड्यू पॉइंट जो है लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट के। समझ रहे हो? ड्यू पॉइंट कैसा होगा? ड्यू पॉइंट लोअर होगा फ्रीजिंग पॉइंट से एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। कंडेंसेशन कब होता है? कंडेंसेशन दोस्तों तभी होता है जब ड्यू पॉइंट जो होता है वो लोअर होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से, साथ ही साथ स्लाइटली फ्रीजिंग पॉइंट से जो है हायर भी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी हजम नहीं हो रही तुम्हें बात हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपके सामने दो सिनेरियो लेकर आया हूँ। जब ड्यू पॉइंट जो है हायर हो जाए फ्रीजिंग पॉइंट से, मतलब ड्यू पॉइंट जो है वो हाई हो चुका है किससे? फ्रीजिंग पॉइंट से। तो इस केस में पता क्या होगा? इस केस में दोस्तों ये होगा कि अगर हवा में मॉइस्चर इतना है कि उसका ड्यू पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि हवा में मॉइस्चर कितना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से उसका जो है ऊपर चला गया है, क्या ड्यू पॉइंट चला गया है। ठीक है, तब क्या होगा? तो हवा जो है ठंडी होकर के इस पॉइंट तक पहुँचेगी, तो एक्स्ट्रा वाटर वेपर जो है सीधे लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, जब भी जो है हाइयर हो जाएगा ड्यू पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से, तो जो एक्स्ट्रा हवा है, ठीक है, जो ठंडी जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर है वो सीधे किसमें? लिक्विड में बदल जाता है। जैसे ओस, ओस मतलब ड्यू। ये दोस्तों घास और पत्तों पर पानी की बूंदें हैं एक प्रकार की। फॉग और मिस्ट कैसी होती है ये अभी मैं बता दूंगा। अभी इतना समझ लो कि ड्यू पॉइंट जब हायर हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या होता है, जैसे फॉग या मिस्ट। ठीक है, तो ये हायर फ्रीजिंग पॉइंट का ही नमूना होता है कि यहाँ पे जो है ड्यू पॉइंट हाई हो चुका है किससे? फ्रीजिंग पॉइंट से। तो फॉग या मिस्ट आपको देखने को मिलता है, रैन, बसेरा रे। ठीक है, ड्यू पॉइंट जब लो हो जाए फ्रीजिंग पॉइंट से तब क्या होता है? ड्यू पॉइंट जब लो हो जाए फ्रीजिंग पॉइंट से तब क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर हवा जो है बहुत ज़्यादा ड्राई और ठंडी है तो उसका ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, अगर हवा बहुत ड्राई है और ठंडी है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ड्यू पॉइंट चला गया तो यानी कि माइनस में चला जाएगा। तो जो है उस समय क्या होगा? उस समय भैया जो है बूंदें नहीं बनेंगी पानी की, उस समय फ्रॉस्ट वगैरह देखने को मिलेगी, बर्फबारी देखने को मिलेगी। जैसे पाला, फ्रॉस्ट, बर्फबारी, स्नो, साइरस क्लाउड, ये सब आसमान में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस का बड़ी महिमा है। दोस्तों आपके सामने कोई टेम्परेचर का है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि देखो ये देखो कितना बढ़िया जो है समझाया गया है। मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि जेमिनाई ने मुझे कितना अच्छा बना के दिया है आपको समझाने के लिए। तो अब ये देखिए मैं टेम्परेचर को जैसे मान लीजिए ऊपर किया, ठीक है, तो मैंने टेम्परेचर को कितना कर दिया है? टेम्परेचर को मान लो मैं उठा करके कर देता हूँ, मैंने देखो टेम्परेचर को ऊपर पहुँचा दिया 26 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कुछ नहीं है, पानी बादल से कुछ नहीं बरस रहा है। ठीक है, और जैसे मैं देखो टेम्परेचर को नीचे करूँगा, ठीक है, अभी 8 डिग्री हो गया। टेम्परेचर को देखो -2 डिग्री कर दिया। टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया? -2 डिग्री। टेम्परेचर को और नीचे कर दिया -15 डिग्री। देखो ये जो है क्या हो गया? फ्रॉस्ट वगैरह जो है बारिश जैसी होनी स्टार्ट हो गई साइरस क्लाउड से। क्योंकि आप देखिए ना 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर दोगे तो 3 चीज़ें होंगी, फ्रॉस्ट हो सकता है, स्नो हो सकती है, बर्फबारी होगी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, या साइरस क्लाउड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये साइरस क्लाउड ही है। ठीक है, देखो बरसना स्टार्ट हो गया। फिर इधर जरा देख लो ये क्या नौटंकी है? ड्यू पॉइंट, ये भी देखो एक ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो देखो ड्यू पॉइंट जब जो है ये कितना बढ़िया सब तरीका है। जब मैंने ड्यू पॉइंट को क्या किया, दोस्तों, ड्यू पॉइंट को मैंने ये जो है थोड़ा सा ऊपर किया, ड्यू पॉइंट को मैंने 12 डिग्री सेल्सियस किया, तो देखो पानी की बूंदें कितनी बड़ी बड़ी बरसने लगी ड्यू पॉइंट को। तो ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों कि ऐसे जो है आप समझ सकते हो। तो समझ गए कि ड्यू पॉइंट जब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होगा तो सीधी बात है फ्रॉस्ट वाले काम होंगे, बर्फ़ वाले काम होंगे, बर्फ़ वाला, और साइरस क्लाउड भी बन सकते हैं। जब ड्यू पॉइंट हाई होगा फ्रीजिंग पॉइंट से, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो वाटर वेपर है वो बूंदों में जो है बरस जाएगा, पानी की बूंदों में, जैसे जो है ड्यू, ओस, फॉग, मिस्ट, रैन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोसेस क्या होता है? कूलिंग फॉर प्रोड्यूसिंग कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस क्या होता है कूलिंग का? तो सबसे पहले समझिए एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। हालांकि इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और नॉन एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ।
एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। प्रीवियस पोस्ट में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। व्हेन द एयर राइजेज इज एक्सपेंड, यानी कि जब एयर राइज करेगी तो सीधी सी बात है, ये दोस्तों मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, पढ़ाना मेरा कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे है, ठीक है। जब एयर राइज करती है तो आपको भी पता है कि हीट जो अवेलेबल होती है पर यूनिट वॉल्यूम वो रिड्यूस हो जाती है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। और टेम्परेचर जब कम होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर कम होगा तो इसमें जो है क्या नहीं होगा, कोई हीट जो है कम नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ। सच अ टेम्परेचर चेंज विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी सब्ट्रैक्शन ऑफ हीट एंड कूलिंग ऑफ एयर टेक्स प्लेस ओनली बाई एसेंट एंड एक्सपेंशन इज टर्मिनेट एडियाबेटिक चेंज। दोस्तों जब ये मैंने क्या बताया, आप पहले बात समझिए। जब एयर राइज होती है, जब एयर राइज होगी तो हीट अवेलेबल जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। इसमें क्या कोई बाहरी एलिमेंट जिम्मेदार है? ये तो अंदर ही फिनोमेना चल रहा है ना, इंटरनली फिनोमेना चल रहा है, तो इसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, जो अंदर से ही हो, बाहर से कोई मदद नहीं ली गई, एक्सटर्नल कोई हेल्प नहीं ली गई है, तो इसको हम कहते हैं एडियाबेटिक चेंज। यानी कि सीधी सी बात, एयर थी वो ऊपर गई, तो ऊपर जब एयर गई तो ठंडी हुई तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो जो है रिड्यूस हुआ। जब रिड्यूस हुआ तो सीधी सी बात है कि हीट जो है कम हो जाएगी। धरती पे जो है हीट ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम जो है ज़्यादा होता है, एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, और ये चीज़ होती है, हाई प्रेशर होता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर इज़ द मेजर काज ऑफ एडियाबेटिक एंड कैटाबोटिक। जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना एयर का, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे उठना, चाहे वो एडियाबेटिक हो चाहे कैटाबेटिक हो। कैटाबेटिक टर्म का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर तुम्हें याद हो। एडियाबेटिक हो चाहे कैडियाबेटिक हो, कोल्ड डेंस एयर फ्लोइंग डाउन अ स्लोप, टेम्परेचर चेंज। दोस्तों जब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से जब एयर का होता है ऊपर नीचे, तो दोस्तों जो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। सीधी सी बात है यार, जब एयर ऊपर राइज करेगी टेम्परेचर जो है चेंज होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब एयर जो नीचे आएगी टेम्परेचर बढ़ेगा। एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज यही तो होता है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एडियाबेटिक जो चेंज होते हैं मोस्टली ऊपर होते हैं, ठीक है, और जो नॉन एडियाबेटिक जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस मोस्ट प्रोसेस ऑफ चेंज आर नॉन एडियाबेटिक। अर्थ के सरफेस के पास में जो जितने भी प्रोसेस होते हैं सब नॉन एडियाबेटिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अक्सर जो है मिक्सिंग करता रहता है एयर की, ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल देता है। तो नॉन एडियाबेटिक सब कहाँ पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं। नॉन एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज कैसे होता है जरा इसको भी समझ लो। ये दोस्तों होता है रेडिएशन से, मान लो कूलिंग हो रही है रेडिएशन से, कंडक्शन हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है कोल्ड एयर की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहरी तत्व मिल रहे हैं, कहीं पे इंसुलेशन हो रहा है, कहीं पे रेडिएशन हो रही है, कहीं पे कोई ठंडी हवा मिल रही है, तो ये तो बाहर से आ रहा है ना चीज़, तो इसको हम नॉन एडियाबेटिक कहेंगे, जहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी जिम्मेदार है। और ये सब कहाँ पे होंगे, ऊपर हवा में तो होंगे नहीं। अपर ट्रोपोस्फीयर में चले जाओगे तो वहाँ पे तो शांति रहती है, तो सब नीचे ही सब होता है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चलते रहते हैं बहुत सारे। अगर जो है रेडिएशन लॉस कर दी, ठीक है, तो अगर मान लो एयर ने रेडिएशन लॉस कर दी तो क्या होगा, हीट लॉस हो जाएगी, ठीक है। अगर एयर ने लॉस कर दिया हीट को रेडिएशन के द्वारा तो वो कूल हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो है यही चीज़ें होती हैं। इन केस देयर इज अ डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम मॉइस्चर द कूलिंग प्रोड्यूसेस, ठीक है, फॉग और क्लाउड सब्जेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर न्यूक्लियाई। तो आप कुल मिला के आप समझ गए हो कि नॉन एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज क्या होते हैं, जहाँ पे एक्सटर्नल हीट एक्सटर्नली जो है हेल्प ली जाती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से, और एडियाबेटिक क्या होते हैं जहाँ पे कोई जो है एक्सटर्नली नहीं कुछ लिया गया है। अब कंडेंसेशन की फॉर्म देख लो। जब दोस्तों यहाँ पे दो बातें फिर मैं आपको बता दूँ, हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। कंडेंसेशन दो फॉर्म में होता है, एक लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, एक हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। वाइल फ्रॉस्ट, स्नो एंड सम क्लाउड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द टेम्परेचर लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब टेम्परेचर लो होगा फ्रीजिंग पॉइंट से तब क्या होगा, वाइट फ्रॉस्ट, स्नो और सम क्लाउड देखने को मिलेंगे, साइरस क्लाउड। और ड्यू, फॉग और क्लाउड वगैरह जो है तब देखने को मिलते हैं जब टेम्परेचर हाई होता है फ्रीजिंग पॉइंट से। तो फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन दोस्तों डिपेंड इस बात पे ही करता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा है कम है ड्यू पॉइंट का। दोस्तों एक चीज़ का कंडेंसेशन का आप और डिवाइड कर सकते हो कि कंडेंसेशन दो जगह पे होता है, एक तो नियर द अर्थ सरफेस और एक जो है फ्री एयर में। तो नियर अर्थ सरफेस क्या होगा, ड्यू, वाइट फ्रॉस्ट, फॉग और मिस्ट होंगी, ये सब नियर सरफेस में। और दूर क्या होंगे, तो दूर दोस्तों क्लाउड होते हैं। चलिए ड्यू को समझिए। ड्यू ये दोस्तों देखो पानी की बूंदें हैं, ओस है, ठीक है, ओस।
आप देख रहे हो ये ओस की बूंदें हैं, पानी की बूंदें, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया कि अब बनती हैं ओस की भैया बूंदें कब बनती हैं। इनके लिए आइडल कंडीशन होती है क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट, सब बता चुका हूँ। ड्यू पॉइंट कब बनती है, ड्यू पॉइंट तब बनता है ये जो है कब बनता है ड्यू दोस्तों तब बनता है माउंटेन ड्यू जब जो है फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है ड्यू पॉइंट। तो क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो रिलीज हो जाता है पानी की बूंदों के फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट से जब ज़्यादा होता है ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो ये ओस है। अगला दोस्तों वाइट फ्रॉस्ट कब बनता है, जब एयर टेम्परेचर बिलो हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट से, तो ये दोस्तों वाइट फ्रॉस्ट है, ठीक है। तो इसका जो है आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है माहौल। फॉग क्या होता है तो दोस्तों, फॉग देख लीजिए, ये दोस्तों फॉग है, कोहरा है। जैसे मैं देखता था जब 2019 तरफ मैच मैं देखता था आईपीएल वगैरह या मैच वगैरह, तो वहाँ पे एक एड आता था, वो बार बार कहता था और भाई क्या चल रहा है, वो बताता था फॉग चल रहा है, ठीक है। तो मतलब कॉलेज वॉलेज में उस समय बहुत प्रचार था कि मतलब हर बात में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ठीक है। तो ये मतलब प्रचार था बहुत उस समय। तो फॉग देखिए क्या है, जब टेम्परेचर जो है कि एयर मास का लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर फॉल करता है, एक सडन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस विद इन इटसेल्फ ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल। तो सर जब डस्ट पार्टिकल पे कंडेंसेशन जो है प्लेस करता है, यानी कि जब डस्ट पार्टिकल पे कंडेंसेशन होता है, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर जो है कंडेंसेशन होता है डस्ट पार्टिकल पे, तो उसमें फॉग बनता है, ठीक है। मान लो कोई एयर मास है जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर है, उसने क्या किया, अचानक जो है कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया, और जो डस्ट पार्टिकल थे उन्होंने जो है उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, तो डस्ट पार्टिकल के आसपास जो है ये क्या बन जाएगा, फॉग बन जाएगा उन्हीं से। सो द फॉग इज क्लाउड विद इट्स बेस आर वेरी नियर टू द ग्राउंड, ये बहुत ही ग्राउंड के नज़दीक होते हैं। विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है जब फॉग वगैरह होता है, मिस्ट वगैरह होती है। और इसके लिए मैंने क्या बताया, इसमें रोल है दोस्तों स्मोक का, डस्ट पार्टिकल का, ठीक है। तो वो चिपक जाते हैं इसके साथ, तो फॉग इसीलिए जो है बहुत डेंजर माना जाता है, मिस्ट वगैरह इसलिए कहा जाता है सुबह सुबह मत टहलो जब कोहरा पड़ रहा हो, ठीक है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल इसमें है। क्योंकि फॉग जो होता है ना वो मिक्स हो जाता है स्मोक के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मोक। जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जो है 3 ऐसे मेगा सिटी हैं कंट्री जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा। रेडिएशन फॉग क्या होता है, ये दोस्तों रेडिएशन से होता है। जब कूलिंग जो है ग्राउंड की हो जाती है और एडजस्टेंट एयर की हो जाती है, तो ये फॉग जो है मैं आपको बताऊं, लेकिन ये बात रखना, जब कूलिंग हो रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, ग्राउंड जो है या एडजस्टेंट एयर जब जो है कूल हो जाती है, सरफेस कूल हो जाती है, तो इस प्रकार का रेडिएशन फॉग देखने को मिलता है। याद रखिएगा इस प्रकार का फॉग बहुत मोटा नहीं होता है, यूजुअली विंटर में देखने को मिलता है। सीधी सी बात है यार, जब सरफेस ठंडी हो जाएगी तो आसपास जो पार्टिकल होंगे उनके आसपास जो है वाटर वेपर चिपक जाएगा, अगर कंडेंसेशन हो जाएगा तो फॉग बन जाएगा। फॉग जो है वो फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ। फॉग दोस्तों जब फॉर्म होती है कंडेंसेशन ऑफ वार्म एयर व्हेन इट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर कोल्ड सरफेस। मान लो कोई वार्म एयर जा रही है, कोल्ड सरफेस से गुजरी, तो उसको कहते हैं एडवेक्शनल फॉग। ये फॉग बहुत थिक होता है, परसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें वार्म एयर कोल्ड एयर के साथ मिक्स हो जाती है। अगला दोस्तों होता है फ्रंटल या प्रेसिपिटेशन फॉग। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब वार्म और कोल्ड एयर मास जब मिलते हैं तो फ्रंटल या प्रेसिपिटेशन फॉग बनता है। कल मैंने पढ़ाया था, जहाँ पे वार्म एयर क्या होती है, वो जो है पुश हो जाती है कोल्ड एयर मास के ऊपर। कल पढ़ाया था यार, कल ही। प्रेसिपिटेशन जो है और दोस्तों जहाँ पे ये फ्रंटल या फ्रंटल फॉग बनता है ना, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। मिस्ट क्या होती है तो देख लो, ये दोस्तों मिस्ट है। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा। मिस्ट देख लो। मिस्ट दोस्तों होती है, डिफरेंस बिटवीन द मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट कंटेंस मोर मॉइस्चर देन फॉग। दोस्तों बस यही डिफरेंस होता है मिस्ट और फॉग के बीच में, कि मिस्ट में ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ये माउंटेन एरिया पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे वार्म एयर होती है ना ऊपर। मैंने क्या बताया था, माउंटेन के ऊंचे पे क्या होगा, वार्म एयर होगी, नीचे तो ठंडी एयर होती है ना माउंटेन के, जहाँ पे वार्म एयर होगी। मिस्ट जो है वाटर ड्रॉपलेट होते हैं,
मिस्ट जो है काफ़ी लेस डेंस होती है और बहुत जल्दी से गायब हो जाती है मिस्ट। फॉग सूखे होते हैं मिस्ट के मुकाबले। मिस्ट में विजिबिलिटी जो है मोर देन 1 किलोमीटर होती है बट लेस देन 2 किलोमीटर। अब हेज की बात कर लो। हेज इज ट्रेडिशनल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना वेयर डस्ट स्मोक एंड अदर ड्राई पार्टिकल ऑब्सक्योर द क्लैरिटी ऑफ द स्काई। हेज में क्या होता है कि जो ये जो पार्टिकल होते हैं वो क्लैरिटी जो है उसकी ख़राब कर देते हैं आसमान की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडेंसेशन नहीं होता है। और स्मोक जो होता है ना, स्मोक और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो सिमिलर लगभग हेज की तरीके से ही होता है, ठीक है, लेकिन स्मॉग में क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है, ठीक है। स्मॉग अब ऐसा हेज के जैसा मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, क्योंकि स्मॉग में क्या होता है कंडेंसेशन होता है। स्मॉग अभी बताया था ऊपर यार, कल लेक्चर में पढ़ाया था। तो हेज क्या होता है, अब हेज को बस सिंपल समझ लो कि डस्ट स्मोक और अदर जो ड्राई पार्टिकल है उन्होंने क्लैरिटी आसमान की ख़राब कर दी है। तो हेज पार्टिकल कहाँ से आते हैं? फार्मिंग से आते हैं, जब जो है ट्रैफिक से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, विल्ड फायर से आते हैं। स्मोक क्या होती है? तो स्मोक और फॉग को दोनों मिला तो स्मोक बन जाता है, जिसे नहीं कहा जाता पराली मत जलाओ वगैरह वगैरह, क्योंकि उसमें जो है डस्ट पार्टिकल निकलेंगे, स्मोक निकलेगी, फॉग के साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है बड़ा ख़तरनाक होता है। इसमें इंडस्ट्री से भी जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, स्मोक निकलती है और कोल वगैरह, ठीक है। आज दोस्तों हम बात करते हैं क्लाउड की। क्लाउड आपको पता है कि एडियाबेटिक जब कूलिंग होती है एयर की बिलो इट्स ड्यू पॉइंट के बिलो जब एडियाबेटिक कूलिंग होती है, क्योंकि ड्यू पॉइंट पे तो बरसना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ड्यू पॉइंट के जो नीचे कूलिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। यह एडियाबेटिक कूलिंग होती है, याद रखिएगा, एडियाबेटिक कूलिंग। एयर राइज की, ठंडी हुई, पार्टिकल पास आए, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बन गया, लेटेंट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज हुई, वाटर वेपर बदल गया और फिर वो जो है पानी बरस गया सैचुरेटेड होकर के। तो ये दोस्तों क्लाउड होते हैं। क्लाउड को थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि क्लाउड कैसे कैसे होते हैं। दोस्तों क्लाउड मैं आपको बताऊं, क्लाउड कई टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि देखो क्लाउड होते हैं, सबसे पहले तो साइरस समझ लो, साइरस क्यूमुलम्बस, आप ऐसे समझो। सबसे पहले देखो हाई क्लाउड को देखो, हाई क्लाउड क्या होते हैं? हाई गर्मी, देखो हाई क्लाउड क्या होते हैं। देखो ये अगर आप क्लाउड देख रहे हो ना, तो इन क्लाउड पे थोड़ा नज़र डालो। देखो सबसे ऊपर क्या है? साइरस क्लाउड है। उसके नीचे क्या है? साइरो क्यूमुलस क्लाउड है। साइरो क्यूमुलस के बाद क्या है? साइरो स्ट्रेटस क्लाउड है। तो दोस्तों हाई क्लाउड होते हैं। हाई क्लाउड का मतलब जो 6000 मीटर से ऊपर होते हैं, 6000 मीटर से एबव के जितने भी क्लाउड होते हैं उनको हम हाई क्लाउड कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया साइरस, साइरो स्ट्रेटस, साइरो क्यूमुलस, ठीक है। तो हाई क्लाउड का मतलब आप समझ गए। हाई क्लाउड कौन होते हैं? हाई क्लाउड दोस्तों वही होते हैं जो साइरस क्लाउड होते हैं। जहाँ पे साइरस शब्द आ जाए समझ लो हाई क्लाउड है। जैसे साइरस, साइरो क्यूमुलस, साइरो स्टेटस, ये सब कैसे हैं? हाई क्लाउड। फिर दोस्तों एक होते हैं मिडिल क्लाउड। मिडिल क्लाउड में क्या होता है? मिडिल क्लाउड को आप ऐसे याद रख लो, जितने भी आल्टो वाले क्लाउड होते हैं, आल्टो क्लाउड, आल्टो, वो सब मिडिल क्लाउड होते हैं, ठीक है। आल्टो वो मिडिल क्लाउड में आएंगे। जैसे अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो क्यूमुलस, ये आप देखो ना, देखो सबसे पहले आया अल्टो क्यूमुलस, उसके बाद आया अल्टो स्ट्रेटस। तो ये सब कैसे हैं? मिडिल क्लाउड हैं, अल्टो वाले। फिर दोस्तों जो लो क्लाउड होते हैं वो सब निम्बस वाले होते हैं, निम्बस वाले। ये लाइन बेयरिंग होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये सब पानी अपने साथ बरसाते हैं। इनके नाम दोस्तों एक बात सुन लीजिए आप। सबसे पहले है स्ट्रेटोक्यूमस, नहीं स्टेट, एक सेकंड, जो लो क्लाउड होते हैं, ठीक है, मिडिल हो गया, लो वाले देख लो। सबसे पहले है निम्बो स्ट्रेटस। तो ये देखो दोस्तों निम्बो स्ट्रेटस है, अगर आप देख सकते हो निम्बो स्ट्रेटस। फिर है स्ट्रेटोक्यूमुलस, ये स्ट्रेटोक्यूमुलस है निम्बो स्ट्रेटस के ऊपर। उसके बाद है स्टेटस, ये निम्बो स्ट्रेटस के नीचे है स्टेटस। फिर उसके बाद दोस्तों जो है कुछ वर्टिकल एक्सटेंट में भी यहाँ पे जो है क्लाउड पाए जाते हैं। जैसे स्टेटस के अगर आप बिल्कुल आप सामने देखोगे तो क्यूमुलस क्लाउड है, क्यूमुलस, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस के बीच में क्लाउड एक देखोगे तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है। तो ये वर्टिकल एक्सटेंट पे ये जो है कहाँ पे होते हैं? ये हॉरिजॉन्टली जो है आपको देखने को मिल रहा है,
ठीक है, इनके पैरेलल, मतलब पैरेलल नहीं कह सकते, इनके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों लो क्लाउड मैंने आपको कितने बताए, लो क्लाउड मैंने आपको बताया निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है कैसे क्लाउड होते हैं, ये क्लाउड होते हैं मोस्टली, मैंने क्या बताया, ये क्लाउड कैसे होते हैं, ये क्लाउड होते हैं लो क्लाउड। ठीक है, दोस्तों क्लाउड की थोड़ी महिमा और आप समझ लीजिए, क्या सा समझनी महिमा है, महिमा क्या समझनी है, सुन लो बेटा, काम आएगा। दोस्तों जो मिडिल क्लाउड होते हैं वो 2000 से 6000 मीटर के बीच में पाए जाते हैं, मिडिल क्लाउड। लो क्लाउड जो होते हैं, लो क्लाउड में मैंने आपको क्या बताया था, लो क्लाउड में मैंने आपको बताया था निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस और स्ट्रेटो क्यूमुलस, लो क्लाउड में बताया था। तो ये लो क्लाउड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, 2000 तक की ऊंचाई तक होते हैं, 2000 मीटर तक की ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है, जो हाई क्लाउड होते हैं वो आइस क्रिस्टल के बने होते हैं। हाई क्लाउड किसके बने होते हैं, हाई क्लाउड बने होते हैं आइस क्रिस्टल के। जो हाई क्लाउड होते हैं वो आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, याद रख लो। हाई क्लाउड में कौन आते हैं, साइरस, साइरोस्ट्रेटस, साइरोस्ट्रेटस, साइरोक्यूमुलस। ठीक है, ये 3 क्लाउड आते हैं, ये आइस क्रिस्टल के बने होते हैं और 6000 मीटर के ऊपर होते हैं हाई क्लाउड। फिर दोस्तों होते हैं मिडिल क्लाउड। मिडिल क्लाउड कैसे होते हैं, मिडिल क्लाउड होते हैं अल्टो वाले, अल्टो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस। ये आइस क्रिस्टल के बने होते हैं या वाटर ड्रॉपलेट के बने होते हैं, ये 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई के बीच में होते हैं। फिर होता है दोस्तों लो क्लाउड। लो क्लाउड में आपके आते हैं 3 क्लाउड। 3 क्लाउड कौन से आते हैं, एक तो आपका आ गया निम्बो स्ट्रेटस, एक आ गया स्ट्रेटस, एक आ गया स्ट्रेटो क्यूमुलस। ये वाटर ड्रॉपलेट के बने होते हैं और विंटर में आइस क्रिस्टल के बने होते हैं। ये 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों वर्टिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, जिसमें 2 क्लाउड मैंने बताए थे, जो आते लो क्लाउड में ही है लेकिन वो थोड़े से जो है सामने सामने हो जाते हैं। जैसे आप देखो 2 क्लाउड हैं जिनका नाम हमने वर्टिकल डेवलपमेंट दे रखा है। इसमें आते हैं क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस। इसमें वाटर ड्रॉपलेट जो है लोअर लेवल पे होते हैं, ठीक है, और आइस क्रिस्टल जो है अपर लेवल पे होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट लोअर लेवल पे, आइस क्रिस्टल अपर लेवल पे होते हैं। जैसे 2 क्लाउड के नाम है क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलस। कुछ लोग इसको लो क्लाउड की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है, लेकिन इनको मैंने अलग दर्जा दिया है वर्टिकल डेवलपमेंट। तो ये आप समझ गए। करने वालों को जगाएंगे, मर जाएंगे। ये दोस्तों क्लासिफिकेशन आखिर क्लाउड का किया किसने था, ये दोस्तों किया था ल्यूक होवार्ड ने। ल्यूक होवार्ड ने किया था, इंग्लिश थे, और ये 1803 में किया था, 1803 में। स्टेटस का दोस्तों मतलब होता है लेयरिंग। ठीक है, स्टेटस का मतलब इतना समझ लो कि लेयरिंग मतलब होता है स्टेटस का। ठीक है, स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस का मतलब होता है लेयरिंग। समझ आई बात, स्टेटस का मतलब क्या मैंने बताया, लेयरिंग बताया। क्यूमुलस का मतलब क्या होता है, क्यूमुलस दोस्तों लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पाइल। ठीक है, पाइल होता है जिसकी फ्लैट बेस हो और राउंडेड टॉप हो, उसको हम क्यूमुलस कहते हैं। ठीक है, और ये लंपी अपीयरेंस में होते हैं क्यूमुलस क्लाउड। साइरस क्या होता है, साइरस दोस्तों एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हेयर। साइरस का मतलब हेयर होता है। ठीक है, फीदरी जिसकी अपीयरेंस हो, पंछी उड़ा पन के उड़ा मैं तो चला रहे। ठीक है, तो ये जो है साइरस क्लाउड होते हैं। ठीक है, अब आप जो है इनके क्लाउड का थोड़ा सा मतलब समझिए। सबसे पहले बात करते हैं हाई क्लाउड की। तो हाई क्लाउड में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हाई क्लाउड में मैंने आपको बताया साइरस क्लाउड। तो चलो आपको मैं क्लाउड दिखाता हूँ, फिर उनकी महिमा बताता हूँ। हाई क्लाउड मैंने सबसे पहले आप समझ लीजिए, हाई क्लाउड का मतलब होता है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो 6000 मीटर के ऊपर वाले, उनको हम हाई क्लाउड की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब आप देखिएगा, सबसे पहले देखिए साइरस क्लाउड। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके सामने साइरस क्लाउड रहा है। साइरस क्लाउड आपके सामने दोस्तों, ये आप देखिए इनकी ये कैसे हैं, ऐसा नहीं लगता इनके बाल हेयर टाइप के हैं, हेयरी टाइप के। ठीक है, सिल्की हैं, मेरे बाल सिल्की हैं। ठीक है, तो मैं साइरस हूँ। तो ये दोस्तों साइरस होते हैं, हेयर लाइक इनकी अपीयरेंस होती है, सिल्की होते हैं। और ये लोएस्ट पार्ट जो स्ट्रेटोस्फीयर का होता है उसमें पाए जाते हैं। लोएस्ट पार्ट जो स्ट्रेटोस्फीयर का होता है, ये पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक्स के आसपास। ठीक है, और ट्रोपोपॉज जो लेयर होती है उसके आसपास देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऊंचाई मिलेंगे ना, ट्रोपोपॉज ऊपर ही पे, समझ रहे हो। ये दोस्तों पोलर रीजन में भी फॉर्म हो सकते हैं और वॉल्केनिक एरोसॉल के आसपास भी जो है फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लोअर स्ट्रेटोस्फीयर और अपर ट्रोपोस्फीयर में पाए जाते हैं। हाई क्लाउड का एग्जांपल है। हाई क्लाउड दोस्तों 6000 मीटर के ऊपर होते हैं।
अगला दोस्तों साइरो क्यूमुलस क्लाउड। साइरो क्यूमुलस क्लाउड, ये आप लिखते रहो बेटा, साइरो क्यूमुलस क्लाउड। ये क्या होता है साइरो क्यूमुलस क्लाउड? ये दोस्तों बहुत ही थिन होते हैं, वाइट इनकी पैचेस होती हैं, ठीक है, सीड की तरीके से, लेयर की तरीके से क्लाउड होते हैं, वाइट वाइट पैचेस ऐसी देखने को मिलती हैं, और बहुत ही छोटे छोटे जो है ग्रेन के मिलके बने होते हैं। आप देखो ना, ये साइरो क्यूमुलस क्लाउड है, छोटे छोटे ग्रेन के मिलके बने हुए हैं, ठीक है। इनको दोस्तों हम मैकरेल स्काई भी कहते हैं। ये रेगुलरली अरेंज होते हैं, आप देखिए ना अभी कितने अच्छे से अरेंज हैं रेगुलरली, ठीक है। अब दोस्तों हम अगला बात करते हैं, अगला बादल है हाई क्लाउड का एग्जाम्पल होगा साइरो स्ट्रेटस। साइरो स्ट्रेटस, साइरो स्ट्रेटस जो क्लाउड है ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। साइरो स्ट्रेटस है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। द हाई क्लाउड कोल्ड एंड हाई सो द ट्रैप आउट गोइंग लॉन्ग वे ट्रेडिशन। स्मूथ इनकी अपीयरेंस होती है। और दोस्तों ये जो है ये अर्थ की जो टेम्परेचर वार्मिंग है उसको करते हैं, क्योंकि ट्रैप कर लेते हैं लॉन्जिट्यूडिनल जो वेव होती है, जो यहाँ से टेरेस्ट्रियल वेव निकलती है ना धरती से बाहर जाने के लिए, उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हाई क्लाउड का एग्जांपल है, ट्रैप कर लेते हैं उसको, ईट को। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका बेटा यहाँ से, हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं। हाई क्लाउड लो क्लाउड देख लेना जाकर, क्वेश्चन पूछा है। अर्थ टेम्परेचर जो है ये वार्मिंग करते हैं, ठीक है। जबकि मिड और लो एल्टीट्यूड पे जो ये क्लाउड होते हैं उनसे एल्बिडो होता है। एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, तो कूलिंग कर देंगे फिर तो, ठीक है। तो ये कूलिंग के इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन मिड और लो एल्टीट्यूड पे, बाकी इनका मोस्टली इम्पैक्ट अर्थ की टेम्परेचर वार्मिंग पे रहता है। अब दोस्तों हम मिडिल क्लाउड की बात कर लेते हैं। मिडिल क्लाउड 2000 से 6000 मीटर के बीच में मिडिल क्लाउड पाए जाते हैं। जैसे पहला हो गया अल्टो क्यूमुलस। अल्टो क्यूमुलस क्लाउड, ये कैसे होते हैं? ग्रे होते हैं, और वाइट और ग्रे दोनों होते हैं, ठीक है। 5 सीट टाइप के, अभी जैसे देखे थे वैसे हैं कुछ कुछ, ठीक है। अगला है दोस्तों ये अल्टो क्यूमुलस हो गया। अल्टो स्ट्रेटस देख लो, अल्टो स्ट्रेटस, इसका दोस्तों जो बादलों के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है वगैरह वगैरह, ये सब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, इंटरनेशनल क्लाउड एटलस, उसको आपको पढ़ना चाहिए अगर बादलों के बारे में जानना है। इंटरनेशनल जो क्लाउड एटलस है ना, क्लाउड एटलस, वो 10 प्रकार के जो है बादल बनाती है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, मैं इसे नहीं कोई आपको हवा पूछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अल्ट्रो स्ट्रेटस क्लाउड है। इनकी खास बात क्या है? ये दोस्तों ग्रेइस होते हैं, ब्लूइश क्लाउड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यूनिफॉर्म इनकी अपीयरेंस रहती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लो क्लाउड की। लो क्लाउड 2000 मीटर से नीचे देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, तो निम्बो स्ट्रेटस देख लो। ये देखो इनकी जो ग्रे जो है लेयर होती है, थिक होते हैं, वाइड स्प्रेड क्लाउड होते हैं, कभी कभी काले भी होते हैं, डार्क भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे होते हैं। निम्बो स्ट्रेटस हो गया। अगला है दोस्तों लो क्लाउड स्ट्रेटो क्यूमुलस। स्ट्रेटो क्यूमुलस जो क्लाउड होते हैं ग्रे और वाइटिश दोनों होते हैं, ये स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड है, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, और ये ग्रे और वाइटिश दोनों होते हैं। अगला है दोस्तों स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस ये भी लो क्लाउड का एग्जांपल है, 2000 मीटर से नीचे। ये यूनिफॉर्मली जो है इनका बेस जो है होता है, ठीक है। तो ये डिजिटल आइस प्रिज्म, स्नो ग्रेन वगैरह जो है देते हैं। तो स्ट्रेटस हो गए क्लाउड। आज दोस्तों बात कर लेते हैं वर्टिकल एक्सटेंट जो क्लाउड की होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है क्यूमुलस क्लाउड।
नवा क्लाउड है ये 9th नंबर का क्यूमुलस क्लाउड। दोस्तों ये क्यूमुलस क्लाउड है, ठीक है, क्यूमुलस। बल्ज जैसा है, बल्ज जैसा। अगला है दोस्तों क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्यूमुलो अब हमारे सामने है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ये दोस्तों क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो है पानी बरसाते हैं। क्लाउड बस्ट, हेलस्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडर वगैरह ये इन्हीं क्लाउड से होती है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, तो क्लाउड वाला आपका मैटर समाप्त हो गया। अब दोस्तों हम एक क्लाउड और बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको नहीं पढ़ाया जाता होगा, और वो दोस्तों है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्लाउड मैं आपने अभी तक क्या देखा, क्लाउड कहाँ पाए जाते थे? ट्रोपोस्फीयर में पाए जा रहे। सारे क्लाउड कहाँ पाए जा रहे हैं? ट्रोपोस्फीयर में। लेकिन दोस्तों कुछ क्लाउड ऐसे होते हैं जो ट्रोपोस्फीयर में नहीं पाए जाते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। सबसे पहला क्लाउड है पोलर स्ट्रेटो स्फेरिक क्लाउड। ये दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। तो इनकी अगर फ़ोटो मुझे विकिपीडिया मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोलर मिल गई, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये आप देखिए, ये दोस्तों पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए। इनको दोस्तों मदर कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। पर्ल क्लाउड यानी कि जो मोती होते हैं, मोतियों का मदर इसको कहते हैं, ठीक है। ये पोलर, ये जो कैसे हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ये कैसे हैं? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक, इनको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। ये पोलर लोकेशन बनते हैं विंटर के दौरान, जब यहाँ पे टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। इससे कंडेंसेशन होता है और क्रिएशन होती है नाइट्रिक एसिड वाटर पार्टिकल की या आइस पार्टिकल की। दीज क्लाउड्स आर मोर प्रोमिनेंट एट साउथ पोल। ऐसे क्लाउड जो है ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? साउथ पोल पे, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तुलना में ज़्यादा कोल्ड होता है साउथ पोल। सिग्निफिकेंटली कंडीशंस दैट प्रमोट ओजोन डिप्लेशन। दोस्तों ये क्लाउड जो है ओजोन डिप्लेशन भी करते हैं, ठीक, बिकॉज दे इनेबल द रिएक्शन दैट कैन एक्टिवेट क्लोरीन एंड कैन एक्सीलरेट द स्प्रिंग टाइम ओजोन लॉस। ठीक है, स्प्रिंग टाइम में जो है यहाँ पे ओजोन लॉस भी हो सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। ये कौन से क्लाउड थे? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। अब हम बात करते हैं अगला दोस्तों जो क्लाउड है मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, जिसकी आपसे कोई बात नहीं करता है, वो है पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड। मीजोस्फेरिक क्लाउड, ये देखिए क्या होते हैं, पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड, ठीक है। तो ये पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड है। ये दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो इनकी एक खास बात आपको देखने को मिल रही होगी, ये इल्यूमिनेट कर रहे हैं, जैसे ना लाइट ऐसे जल रहे हो क्लाउड, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड। इनको दोस्तों हम नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड भी कहते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड का मतलब नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है नाइट में साइन करते हैं, नाइट में चमकते हैं, रात में। और ये तभी जो है विजिबल होते हैं जब सन इल्यूमिनेट करता है। अरे सन, आप कहोगे सर रात में कैसे कर रहे हैं? बेटा बात समझो, सन अभी जस्ट गया है तो अभी नीचे अभी सन बना हुआ है, तो उससे ये इल्यूमिनेशन होता है, समझ लो। जब ट्विलाइट होती है, ट्विलाइट का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो सन जो है या तो निकलने वाला होगा या तो शाम के समय मोस्टली होता है, ट्विलाइट के समय, ठीक है। सन नीचे जा चुका है होराइजन के, और ये उसी से बादल जो है जगमगा रहे हैं। आप देखिए ना पीछे, देखिए पीछे ऐसा लग रहा है कि सन अभी गया है, ठीक है। ये दोस्तों कोल्डेस्ट लेयर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की होती है समर के दौरान, हाई एल्टीट्यूड पे ये बनते हैं, मोस्टली 50 से 70 डिग्री लैटिट्यूड में, दोनों हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगे समर में। समर में ये क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि समर में जो लोअर एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो राइज करती है, एक्सपेंड करती है,
जिससे एडियाबेटिक कूलिंग जो है एटमॉस्फेयर मीजोस्फीयर में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसीलिए जो है इस प्रकार के क्लाउड आपको देखने को मिलते हैं, पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड, ठीक। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ठीक है, फॉग की बात कर ली। अब मैं थोड़ा देख लेता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ कि क्या पढ़ाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ जाननी चाहिए। मैंने आपको एक वर्ड बताया था जिसका मतलब बताया था मैंने, स्मॉग। स्मॉग वर्ड तो आपने सुना था। स्मॉग में मैंने क्या बताया था, जब फॉग जो होता है, जब फॉग स्मोक के साथ मर्ज हो जाता है तो हम उसको कहते हैं स्मोक। क्या कहते हैं? स्मोक कहते हैं, SMOG। जब फॉग स्मोक के साथ मिक्स हो जाए तो हम उसको स्मोक कहते हैं। लेकिन जब फॉग के साथ जब वॉल्केनो से रिलीज हुआ कोई पार्टिकल मिल जाए तो उसको हम कहते हैं वॉग। इस शब्द को लिख लीजिए, VOG, वॉग, ठीक है। वॉग किसको कहते हैं? आपको समझ आ गया कि जब वॉल्केनो का पार्टिकल जब मिल जाता है फॉग के साथ, उसको हम वॉग कहते हैं। अगला दोस्तों एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग आपको देखनी चाहिए। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? क्लाउड सीडिंग दोस्तों एक मेथड है जिसमें जो है स्पेसिफिक तरीके से हम क्लाउड को जो है इनकरेज करते हैं कि वो पानी बरसा दे, ठीक है। तो ये क्लाउड सीडिंग एक प्रक्रिया होती है। इसमें दोस्तों कुछ केमिकल का मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जैसे सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर आयोडाइड के अलावा ड्राई आइस या साल्ट के पार्टिकल जो है प्रयोग किया जाता है ताकि पानी जो है बरसे। पानी देखिए जब बादल में होगा तभी बरसाया जा सकता है, अदरवाइज़ आप पानी नहीं बरसा सकते हो। मतलब पानी बरसाने के लिए पहली कंडीशन ये है कि बादलों में पानी होना चाहिए। मान लो कम है, नहीं हुआ तो केमिकल उसमें डाल दो, पानी बरस जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी एक होती है कि इसको हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जहाँ पे हम हेलीकॉप्टर से जो है बादलों के ऊपर से जो है हम केमिकल का छिड़काव करते हैं। जैसे मान लो कोई, मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, साल्ट पार्टिकल को जो है हम हवाई जहाज से जो है ऊपर से छिड़कवाते हैं बादलों के ऊपर, तो बादलों में जो पानी जितना था वो सब बरस पड़ता है, ठीक है। तो ये सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस या साल्ट पार्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन पानी पहले होना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि इसे सूखे पानी में जो उड़ीस दिया जा करके, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड है या ड्राई आइस हो, ठीक है, तो ये पानी बरसा देता है। ये सिल्वर आयोडाइड जनरेटर है, ठीक है। तो ये जो है ये क्लाउड सीडिंग के लिए तैयार किए गए हेलीकॉप्टर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लाउड के टाइप की बात कर रही थी और क्लाउड सारे हो ही चुके हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किस बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब चैप्टर जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? क्लाउड हो ही गया। स्मॉग की बात कर लेते हैं, स्मॉग की। इसको भी लगे हाथ तो लपेटे ही लेते हैं, स्मॉग। तो स्मॉग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यही दोस्तों स्मॉग है, ठीक है। जब फॉग जो है स्मॉग के साथ मिल जाए तो उसको हम स्मॉग कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? वो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलते हैं, उसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से नहीं निकल करके इनडायरेक्ट निकलते हैं, उसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। यानी कि जो है एटमॉस्फेयर में रिएक्ट होकर के जो पार्टिकल जो है डेंजर बन जाते हैं। जैसे जो स्मोक है वो डायरेक्टली सोर्स से थोड़ी निकला, वो डेंजर कब बना? जो स्मोक का पार्टिकल फॉग के साथ मिल गया, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जांपल क्या है? ओजोन। जैसे हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जब रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ एयर में और एसिड राइन होती है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब कंबाइन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ एयर में और एसिड राइन को जो है बरसाते हैं। या तो आप ऐसे समझ लो, सिंपल सा, अगर कुछ ना समझना चाहो इतना समझ लो कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो एसिड रेन बरसती है। इतना याद कर लो कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन की ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलते हैं तो एसिड रेन बरसाते हैं। ये दोस्तों सल्फरस स्मॉग है, इसको लंदन स्मॉग भी कहते हैं। ये लंदन में एक बार बरसी थी, ठीक है, सल्फरस स्मॉग। सल्फर ऑक्साइड दरअसल जो है पानी के साथ रिएक्ट करके बरसा था,
ठीक है। तो ये सल्फर से स्मॉग, सल्फर निकलती कहाँ से दोस्तों? सल्फर बड़ी डेंजर होती है। ये जो आपके संयंत्र होते हैं ना, थर्मल पावर वाले जो पावर प्लांट होते हैं, वहाँ से निकलती सल्फर। तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जो कोल वाला थर्मल पावर प्लांट होता है उससे निकलती सल्फर। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, देख लेते हैं पहले चैप्टर कितना लंबा है, छोटा है, चलो ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है? देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग को जो है लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, लॉस एंजल एक जगह है, ठीक है, वहाँ से ताल्लुक़ है इसका। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है तब होती है अर्बन एरिया में, जहाँ पे लार्ज नंबर में ऑटोमोबाइल्स होते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल से क्या निकलेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी, जो क्या है? प्राइमरी इमिशन पार्टिकल है। फोटोकेमिकल जो है समर स्मॉग भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एक गैस बनती है जिसको हम ओजोन कहते हैं। याद रखिएगा, ये ओजोन खतरनाक ओजोन है। ये ओजोन अर्बन पे बनती है, ट्रोपोस्फीयर में बनती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर वाली ओजोन की बात नहीं हो रही है। ओजोन दो टाइप की होती है, एक ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक ओजोन ट्रोपोस्फीयर में बनती है, वो बहुत डेंजर होती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ओजोन। ओजोन कैसी है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये किससे बन रही है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ऑटोमोबाइल से निकल रही है, वो जब सनलाइट के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट कर रही है, ठीक है, तब जो है क्या बन रही है? ओजोन बन रही है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जांपल है। और ये जो है मैं आपको बताऊँ, ओजोन किससे बनती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करती है, तो ओजोन बनती है, ठीक है। ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है वो बेनिफिशियल होती है, लेकिन नियर द अर्थ सरफेस जो ओजोन होती है वो ग्लोबल वार्मिंग करती है, और ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्मॉग आप समझ गए, ये एक लाइट ब्राउनिश कोलरेशन होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। रिड्यूस कर देता है विजिबिलिटी को, प्लांट डैमेज कर देता है, इरिटेशन आई में होने लगता है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ओजोन आपको समझ में आया कैसे बनती है? ये ट्रोपोस्फीयर वाली है। हेज मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, बताने की जरूरत है ही नहीं। स्मॉग के इफेक्ट क्या होते हैं? स्मॉग जो है इसके इफेक्ट ये होते हैं कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है, जैसे लॉस एंजल्स, बीजिंग, दिल्ली, मैक्सिको सिटी, ये सब इसी के प्रभाव हैं। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाए, तो इसको मैंने लिंक करके आपको बताया था, जब टेम्परेचर इन्वर्जन वाला चैप्टर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि तो ये और डेंजर हो जाता है, क्योंकि ठंडी लेयर नीचे बन जाती है, वो ट्रैप कर लेती है पॉल्यूटेंट को, तो और जो है वो कोहरा और जो है एकदम धुंध छा जाती है दिल्ली वगैरह में। टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, सब पढ़ाया हुआ है बेटा। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या बताया था? कोल्ड एयर नीचे, वार्म ऊपर। यूजुअली टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड कैन कॉज सीवियर सिकनेस, शॉर्ट एंड लाइफ और डेथ। तो उससे बड़े डेंजर सिचुएशन होती है जब इस प्रकार के पॉल्यूटेंट धरती पे फैल जाते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल इसके पीछे जिम्मेदार है, हाइड्रोकार्बन इसके पीछे जिम्मेदार है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ओजोन बना देते हैं। स्मॉग जो है मैंने आपको बताया कि पॉल्यूटेंट पार्टिकल और फॉग का दोनों का मिक्सचर है स्मॉग, ठीक है। तो जैसे CO2 जो पार्टिकल होते हैं, ये इनविजिबल टॉक्सिक गैसें होती हैं, इनको अगर आप इनहेल कर लेते हो तो बड़ा डेंजरस होता है आपके हेल्थ सिस्टम के लिए स्मॉग, ठीक है। जैसे ओजोन हो गई, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं, ठीक है। कैसे हैं? कैंसर कॉजिंग कैंसर कॉजिंग है ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्मोक कैसे बनती है? स्मोक बनती है दो चीज़ों से, एक तो सूट पार्टिकल और कुछ इनविजिबल टॉक्सिक गैसें, जैसे ओजोन बताई, कार्बन मोनोऑक्साइड बताई। ये जब उसके साथ चिपक जाती है ना तो बड़ा डेंजरस स्मोक बनता है, कैंसर कॉजिंग। टेम्परेचर इन्वर्जन जो है से लिंक करके मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि टेम्परेचर इन्वर्जन जब होता है तो प्रेसिपिटेशन कम हो जाता है। जब टेम्परेचर इन्वर्जन चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको बताया था दिल्ली वाला केस कि क्यों टेम्परेचर इन्वर्जन का प्रभाव वहाँ पे होता है। देखो जाकर यार, बार बार जो खोपड़ी मारी जो है ख़राब ना करो, वो लेक्चर देखो जाकर, पिछले देखो। स्मॉग रिलेटेड हेज लोअर्स विजिबिलिटी। दोस्तों जो स्मॉग होता है और हेज अगर वापस आपस में मिल जाए, स्मॉग और हेज में फ़र्क ये होता है कि स्मॉग में जो है फॉग होता है और पार्टिकल होते हैं डस्टी वाले। हेज में ऐसा नहीं होता, हेज में सिर्फ पार्टिकल ही होते हैं जो विजिबिलिटी को प्रभावित करते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए, दोनों ही जो है प्रभाव डालते हैं विजिबिलिटी को। हेज थोड़ा सा कम डेंजर होता है, स्मॉग ज़्यादा डेंजर होता है क्योंकि इसमें फॉग ऐड हो जाता है सूट पार्टिकल के साथ।
तो बात समझ गए। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ पे निकलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं जब कंबसन होता है ऑयल का, गैस का, कोल का, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक एक्शन, लाइटनिंग, इनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। इससे विजिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, क्योंकि येलो कलर होता है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये प्लांट की ग्रोथ को भी प्रभावित करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये फ्यूल से निकलते हैं। इनकम्प्लीट जब कंबसन होता है फॉसिल फ्यूल का, जैसे पराली राली जलाने से आंखों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, रिस्पिरेटरी इरिटेशन आपको होने लगेगी, सांस की दिक्कत हो जाएगी, कैंसर कॉजिंग ये सब्सटेंस होते हैं वॉल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये विजिबिलिटी को जो है डिक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है ब्लू टाइप का, ब्राउन टाइप का हेज आपको देखने को मिलेगा आसमान में। ओजोन क्या होती है? तो ओजोन जो है ये फोटोसिंथेसिस जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ऑटोमोबाइल से रिलीज होती है उसके साथ जब सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के साथ जब होती है तब ओजोन बनती है। और ये ट्रोपोस्फियर ओजोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, जो फसलों की उत्पादकता होती है, जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है, प्लांट ग्रोथ को डैमेज कर देते हैं, प्लास्टिक जो है वो डैमेज होती है और ब्रेक डाउन कर देते हैं रबड़ को। अगला है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम पैन कहते हैं शॉर्ट में। ये रिएक्शन जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है वॉल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तब ये जो है बनती है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और इससे आंखों में इरिटेशन, हाई टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, और डैमेज करती है प्रोटीन को। तो ये जो है आपको मैंने सब बताया, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ आपका। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन आज नहीं कवर करेंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेशन को फिर कभी लेंगे, ठीक है। अभी नहीं, टेम्परेचर इसको नहीं लेंगे आज, प्रेसिपिटेशन को ले लें क्या? कितना लंबा है पहले देख लें। चलिए जो है इसको कल ख़त्म करेंगे। तो आज तक हमने क्या कंप्लीट कर दिया है, स्मॉग तक कवर हो गया है। कल जो है प्रेसिपिटेशन से लेकर के देखेंगे कितना नीचे तक जाता है, ठीक है। अभी ये चैप्टर कुछ बचे हुए हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन बचा हुआ है, थंडर स्टॉर्म बचा हुआ है, स्टॉर्म बचा हुआ है, तूफान बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इतने चैप्टर 3 दूने 6, कल कोशिश करेंगे इसको देखेंगे ख़त्म करने का, ठीक है। तो लेक्चर समाप्त हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।